आज का टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देखिए, प्रोटीन खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हम बने ही प्रोटीन के हैं। हमारे मसल्स, स्किन, बोन्स, बाल सभी कुछ प्रोटीन का बना है। तो अगर हम प्रोटीन कम खाते हैं तो बॉडी के दूसरे पार्ट से प्रोटीन जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने लगती है बॉडी। जैसे बाल या स्किन या बोन्स, तो जो पार्ट को प्रोटीन बॉडी अपने लिए लेती है, जिस पार्ट का प्रोटीन, वो पार्ट कमज़ोर भी होने लगता है। तो जो लोग वीगन और वेजिटेरियन होते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको प्रोटीन की कमी रहती ही है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों पर जो प्रोटीन तो खाते हैं फिर भी उनको प्रोटीन की कमी रहती है, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी देखने में आती हैं जो वीगन्स या वेजिटेरियंस को भी होती हैं, जैसे स्किन और बालों की क्वालिटी बहुत ख़राब होना या हड्डियों में दर्द, थकान वगैरह। असल में ऐसा तब होता है जब हम प्रोटीन खाते तो हैं पर उसे ठीक से पचा नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते, जिसे कहते हैं स्लो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। असल में जो भी खाना हम खाते हैं वो ब्रेक होता है, जो जैसे कि फैट जब टूटता है तो फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट टूटकर शुगर में या ग्लूकोज में, और प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में बदलता है, भी बॉडी उसे यूज़ कर पाती है। और अगर आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपकी गट या पेट इतना कमज़ोर है कि प्रोटीन को तोड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन बिना टूटे ही गट से पास हो जाता है। तो ये प्रोटीन ही ऑटो इम्यून की वजह बनता है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, जो कि ऑलमोस्ट हर बीमारी के पीछे होता ही है। तो प्रोटीन खाना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसको पचाना, जिससे कि हमारी बॉडी उसे इस्तेमाल करके बॉडी की रिपेयर कर सके और बॉडी के टिश्यूज़ बन सकें। क्योंकि प्रोटीन एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और बॉडी के मसल्स बनने के लिए, हड्डियां बनने के लिए, मतलब पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स ही होते हैं प्रोटीन। हर पार्ट को बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वैसे तो हर बीमारी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो ही जाता है, बट फिर भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो है। अगर प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पेट में उसे ब्रेक करने के लिए जो जितना एसिड होना चाहिए उतना नहीं है, आपके पेट में एसिड कम है, तो यही प्रोटीन जो है ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो पाया है तो ब्लड भी एसिडिक करता है और ब्लड में एसिड बढ़ जाता है। जब ब्लड में एसिड बढ़ जाता है तो आपको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे खाने के बाद जलन होना, ख़ास तौर से प्रोटीन के खा लिया आपने तो उसके बाद जलन होना, ब्लोटिंग होना, मतलब अनईज़ी महसूस होना, और खाना खाने के बाद गर्मी लगना, खाना खाते हुए पसीना आना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा खाना खाते हैं तो उनको पसीना होता है, या उसका मतलब है उनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है। ख़ास तौर से प्रोटीन खा रहे हैं अगर, उसके बाद अनईज़ी या भारीपन लगना। अच्छा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो जाता है? तो कोई भी बीमारी हो उसके पीछे क्या होता है, मैंने पीछे लगभग हर एक वीडियो में बताया है कि हर बीमारी के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाई इंसुलिन होता ही है। तो सबसे पहली वजह, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपका इंसुलिन हाई है, तो आपको ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि फैट और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा ही। सबसे बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हाई इंसुलिन। और जो लोग बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, जैसे नींबू पानी बहुत ज़्यादा, अचार या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो खट्टी होती हैं, तो उससे भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो नींबू पानी तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अचार वगैरह भी बहुत थोड़ा सा ही खाएं, कम ही खाएं, ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नहीं। ख़ास तौर से जिन्हें कफ़ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो तो अचार, केफ़र, दही, सिरका, ये सब चीज़ों से परहेज़ ही करें। दही सिरका अपने खाने में डाल सकते हो, जैसे कौरमा बिरयानी बना रहे हो, क्योंकि वो पक गया है अब तो इतना नुकसान नहीं करेगा, मगर कोशिश करो कच्चा मत खाओ। कभी कभार थोड़ा सा ले लिया तो चल जाता है, मगर ये ध्यान रखो कि अगर आपने इस तरीके का फर्मेंटेड फूड खाया है या फिर
खट्टा चीज़ खाई है और उसको खाने के बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ी है, जैसे ख़ास तौर से अस्थमा या साइनस वालों को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रॉब्लम, तो फिर वो ये चीज़ें ना ही खाएं तो बेहतर है उनके लिए। उसके अलावा अक्सर पेशाब या पॉटी को रोकने की आदत बना लेना, उससे भी ब्लड में एसिड बढ़ता है और आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो कभी कभार कहीं पर आप हो जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं जा पा रहे हो टॉयलेट के लिए, नहीं है आपको अवेलेबल, तो कभी कभार कर सकते हो, मगर रोज़ इसकी आदत नहीं बनाओ कि फिर हाँ बैठे हुए हैं जा ही नहीं रहे हैं कि हाँ आप बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तब जाएंगे। ऐसा नहीं करो, जैसे ही आपको ज़रूरत महसूस होती है पेशाब के लिए या फिर पॉटी के लिए तो आप फ़ौरन जाएं। बात करते हैं कि ब्लड में एसिड बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। तो मोटापा तो फ्री गिफ्ट होता ही है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने पर कोई कोई ज़्यादा पतला भी हो सकता है क्योंकि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, पर मोटापा ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्लड में एसिड बढ़ने से गाल ब्लैडर, किडनी में पथरी भी हो सकती है। तो अगर पथरी की प्रॉब्लम है तो भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा गाउट, अस्थमा, बॉयल, आर्थराइटिस, आँखों में मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हैं तो इस तरफ आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की तरफ ध्यान देना होगा। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए इन बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले बॉडी में शुगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए इंसुलिन कंट्रोल होगा, जिसके लिए आपको हेल्दी कीटो डाइट अपनानी पड़ेगी। उसके अलावा नंबर 2, सीड ऑयल, बीज वाले तेल या रिफाइंड ऑयल्स जैसे ये सभी तरह के तेल जो हैं वो बंद करने होंगे। तो खाना बनाने के लिए एनिमल फैट यानी चर्बी का इस्तेमाल करें। के अलावा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। बाज़ार में मिलने वाले जो होते हैं प्रोसेस्ड फूड वो नहीं खाएं। अनाज भी कम ही खाएं, गेहूं चावल कम से कम। बाकी मिलेट्स ले सकते हैं, फिर भी कोशिश करें कि ग्रेन या अनाज कम से कम ही आपके खाने में हो तो बेहतर है। अल्कोहल अगर लेते हैं तो कम लें, क्योंकि अल्कोहल भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, तो वो भी आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो करता है। रोज़ ना लें, अगर लेते ही हैं तो रोज़ ना लें, वीक में बस एक हफ्ते में एक बार ही लें। एंटीबायोटिक्स ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैड बैक्टीरियाज के साथ गुड बैक्टीरियाज को भी मारती हैं और हेल्दी गट के लिए आपके गट में अच्छे बैक्टीरियाज का होना ज़रूरी है। तो इस तरह की एंटीबायोटिक्स ना लें तो ही अच्छा है। पानी जैसा मैंने बताया है, मिनरल वाटर बताना उस डायबिटीज़ वाले वीडियो में, तो उस तरह से मिनरल वाटर बना लें, वो लें, कोशिश करें वो पानी पिएं। और अगर वो नहीं मिल पाता है आपको तो भी ये कोशिश करें कम से कम कि आपके पानी में क्लोरीन और फ्लोराइड ना हो। तो क्लोरीन तो अगर आप जग में पानी भरकर रात भर के लिए भी छोड़ दोगे या पूरा दिन के लिए 24 आवर के लिए तो वो उड़ जाती है, इवापोरेट हो जाती है। बाकी फ्लोराइड को निकालने के लिए फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है। वरना आप सबसे बेहतर तो ये है कि जिस तरीके से मैंने पानी को मिनरल वाटर बनाना बताया है डायबिटीज़ वाले वीडियो में, उस तरह से पानी को बनाएं और वो पानी इस्तेमाल करें। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए पोटेशियम का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आप सैलड ले सकते हो। फ्रूट्स में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो आप सुबह में अगर फ्रूट्स खा रहे हो तो थोड़े फ्रूट ले लो। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है फ्रूट्स, मगर हाँ थोड़े ले सकते हो, जितने आपको अच्छे लगे उतने सुबह में आप फ्रूट ले लो। उसके बाद आप सैलड या फिर ग्रीन जूस ले सकते हो। सबसे अच्छा जो है पोटेशियम के लिए ग्रीन जूस जो मैंने बताया है, उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। तो वो लें आप 200 से 250 ml, 200 से 250 ml तक ले सकते हो एक बार में। धीरे धीरे करके घूंट घूंट करके पीना है, एकदम से नहीं पीना है। तो ग्रीन जूस की रेसिपी मैंने बता रखी है, वो पोटेशियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है आपका। लेकिन इसमें ध्यान रखना है बेरीज नहीं डालनी है, थोड़ा सा नींबू डालना है, बहुत थोड़ा सा, जो कि आपको खटास उसकी महसूस ना हो और उसका टेस्ट भी पीने के लायक हो जाए। अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए और अपनी गट को मजबूत बनाने के लिए गट में आपका पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पानी का बैलेंस होना। तो पानी कभी भी एक बार में बहुत ढेर सा ग्लास भर के ना पिएं, हमेशा थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करें, एक बार में 50 या 70 ml ही पानी पिएं। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो 50 ml से ज़्यादा बिल्कुल भी ना पिए एक बार में। 2-3 घूंट ही पानी पिए एक बार में, इतने में आपका 50 ml पूरा हो जाता है 2-3 घूंट में। और धीरे धीरे पिए, फिर आधा घंटा रुक जाएं, आधे घंटे के बाद फिर आप पी सकते हो 50 ml to 70 ml। 50 ml पिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, हमारी किडनी की कैपेसिटी जो होती है अब्जॉर्ब करने की वाटर को, वो 50 ml ही होती है। बाकी जो हम एक्स्ट्रा वाटर पीते हैं वो हमारा किडनी पे जोर ही डालता है। पानी हमेशा रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पिए, एक बार में 50 ml से ज़्यादा ना पिए, वो भी घूंट घूंट, 2-3 घूंट ही होते हैं 50 ml, ज़्यादा नहीं होते हैं। और इतना ही पिए एक बार में 2-3 घूंट, फिर आधे घंटे रुक जाएं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर पी सकते हो। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना पिए। ज़्यादा पानी एकदम से पीने से गट का और इंटेस्टाइन का दोनों का पीएच बिगड़ता है और किडनी पर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है आपकी। इसके अलावा सिट्रिक या बहुत खट्टा ना खाएं, जैसे नींबू पानी या अचार या इस तरह के फर्मेंटेड फूड जिसमें कि बहुत ज़्यादा खटास होती है, वो भी आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत बुरी तरह बिगाड़ता है। तो कीफर, ये फर्मेंटेड अचार, तो अचार अगर खा रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा खाएं, और वो भी रोज़ ना खाएं। और इस तरह की खट्टी चीज़ें जो हैं, वो दही वगैरह जो है वो आप ना खाएं तो ही अच्छा है। कभी कभार ले लिया तो ठीक है, रोज़ाना ऐसा ना करें कि खट्टी चीज़ें रोज़ाना आप खा रहे हो। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गट यानी कि पेट पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसका मतलब है कि आपकी गट में एसिड की कमी है, क्योंकि आपकी गट कमज़ोर है और गुड बैक्टीरियाज भी कम है। तो जैसे ही आप अपनी गट ठीक कर लेते हो तो फिर आपका एसिड भी अच्छे से बनने लगता है जितना होना चाहिए प्रोटीन को तोड़ने के लिए, और माइक्रोब्स भी बनने लगते हैं जो कि हमारे खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले ये उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाई इंसुलिन की प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, क्योंकि शुगर गट को बुरी तरह से डैमेज करती है। तो शुगर कंट्रोल करनी होगी आपको। इसके लिए आपको रेगुलर डाइट प्लान और फास्टिंग किस तरह से करना है, उसके लिए वेट लॉस डाइट प्लान और फास्टिंग डाइट वाली वीडियो देखें। रेगुलर डाइट प्लान वाली वीडियो में मैंने सुबह में बहुत ज़्यादा फ्रूट बता दिए हैं, तो जितने आपको चाहिए है उतना खाएं। सीज़न में जितने आपको मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर कई बार फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं तो वो भी नुकसान करती है। वैसे आप अगर सुबह के टाइम पे फ्रूट्स खा लेते हो तो सुबह में फ्रूट्स जो हैं और उसकी शुगर डाइजेस्ट होने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। तो बेहतर टाइम जो है वो सुबह का टाइम ही होता है, मतलब 8 बजे से लेकर दोपहर में 1-2 बजे तक आप फ्रूट खा सकते हो। तो इस बीच में आप जितने भी खा रहे हो खा लो। बहुत ज़्यादा फिर भी मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मत खाओ, बस आधा पौन किलो खा लिए तो इतने भी काफ़ी हैं। बाकी जो है आप सैलड ले सकते हो या फिर ग्रीन जूस ले सकते हो। बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर भी नहीं जाना है। अगर सैलड ले रहे हो तो ग्रीन जूस मत लो, ग्रीन जूस ले रहे हो तो सैलड मत लो। ग्रीन जूस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसमें हमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियों में बहुत ज़्यादा होता है न्यूट्रिशन, तो वो हमें पत्तियों का उसमें रस मिल जाता है, तो वो ले सकते हो। वरना आप ऐसा कर सकते हो, कभी सैलड ले ली, कभी ग्रीन जूस ले लिया। और नाश्ते में इस तरह भी कर सकते हो कि पहले आपने कुछ चाय वाय पी ली, या फिर कुछ कभी शकरकंदी या फिर कोई प्रोटीन वाली कोई चीज़ ले ली, और बाद में फ्रूट ले लिए। और अगर फ्रूट नहीं लेना चाहते हो तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मत लो। आपको जैसे अक्सर बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपको उनको प्रोटीन ही दो, या फिर नाश्ते में ये शकरकंदी दे सकते हो, चीला बना सकते हो, इस टाइप की कोई भी चीज़, या फिर चने बना सकते हो, इस टाइप की कोई चीज़ ले सकते हो। फ्रूट लेने हैं मगर ले सकते हो, मगर बहुत एवरेज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं।
उसके अलावा पीछे मैंने बताया ही है एक बार, और बार बार इसलिए बताते हैं कि भाई आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए, तो इससे आप घबराएं नहीं कि बार बार वही चीज़ रिपोर्ट हो रही है। ज़रूरी है 2-3 बार आपके दिमाग कानों से कोई बात गुजरती है तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाती है। तो यहाँ फिर एक बार वेजिटेबल या सीड ऑयल की जगह सैचुरेटेड या एनिमल फैट लें, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं और गट को डैमेज करते हैं। और मिल्क और व्हीट जो है, इन दोनों का प्रोटीन जो है इससे दूर रहें। ये दोनों ही प्रोटीन गट को डैमेज करते हैं, तो मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, मिल्क और ना ही व्हीट, बहुत कम क्वांटिटी में कभी कभी ले सकते हैं व्हीट, और वो भी अगर फर्मेंटेड करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने वीडियो बना रखी है किस तरीके से वीट खाना है, तो उस तरह से लें। और मिल्क में आप मिल्क की कम दूध वाली ज़्यादा पानी और कम दूध वाली चाय ले सकते हैं, तो वो रेसिपी भी मैंने दे रखी है, वो देखें आप, तो वो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा पीछे मैंने बताया ही है कि फर्मेंटेड फूड या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा वाला जो फूड होता है वो भी ना खाएं, तो क्योंकि ये भी अक्सर, मैंने हालांकि पीछे कई वीडियोस में कैफिर, आपको फर्मेंटेड अचार वगैरह बता रखा है, और क्या सार क्राउट वगैरह, लेकिन अब जो मुझे नया पता चला है और मैंने कई लोगों पर इसका रिजल्ट भी देखा है कि इस तरह के फर्मेंटेड फूड खाने से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो कभी कभार थोड़ा सा अचार वचार ले लिया तो ठीक है, या सिरके की चटनी, इस टाइप की चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको रोज़ रोज़ मत लो। और देख लो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम मतलब बढ़ती हुई लग रही है, ये चीज़ें खा रहे हो आप, रेगुलर डाइट में है आपकी, तो फिर और जैसे कि दही हो गया या फिर कैफिर हो गया या फिर सावर क्राउट या किमची, इस टाइप की अचार वगैरह आप खा रहे हो और आप साथ में डाइट भी कर रहे हो, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इसके पीछे ये फर्मेंटेड और खट्टा फूड हो सकता है। तो इसको आप हटा दें तो ही बेहतर है। कभी कभार खा लें, ना ही खाएं तो बेहतर है। और ख़ास तौर से जिन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर जैसे साइनस, अस्थमा, टीबी वगैरह है, तो या सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाती है, इस तरह के पेशेंट तो बिल्कुल भी ना लें। उन्हें खाएंगे तो ब्लोटिंग होगी और दूसरी 10 तरह की प्रॉब्लम्स होगी अगर वो ऊपर से भी बैक्टीरियाज लेते हैं। तो इस तरह के फूड को मतलब ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें तो ही अच्छा है। बाहर से जब हम बैक्टीरियाज डालते हैं बॉडी में, तो वो भी हमें नुकसान ही करते हैं। एक्चुअली में आपकी गट असल में इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको बाहर से बैक्टीरियाज डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और अगर आप डालते भी हैं इस तरीके के फर्मेंटेड फूड से, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही करते हैं। तो गट अगर आपकी मजबूत होगी तो आपके अंदर खुद ही बैक्टीरियाज बनेंगे और उनकी क्वांटिटी भी सही रहेगी, मतलब जितने नॉर्मल गुड होना चाहिए उतने होंगे और जितने बैड होना चाहिए उतने होंगे, किसी की भी ओवर नहीं होगा आपके पेट में। इस तरह के फर्मेंटेड फूड, अचार वगैरह खाने के बजाय आप इस बात पे ध्यान दें कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे, और जब शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। बाकी वीडियो से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं इस वीडियो से रिलेटेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा खाने, अगर आप अपने खाने में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो आपको प्रोटीन डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे पाइनएप्पल तो सीज़न में अगर अवेलेबल है तो पूरा सीज़न थोड़ा सा, करीब 100 से 200 ग्राम रोज़ पकाकर आप पाइनएप्पल खा सकते हैं। पाइनएप्पल किस तरह से खाना है, पाइनएप्पल की पूरी वीडियो दी हुई है, तो वो देखें आप। उसमें बस चिया सीड नहीं डालना है। वैसे बेस्ट होता है कि आप शाम के टाइम पे आप पाइनएप्पल जो है बॉईल करके उसका मुरब्बा बनता है, वो मैंने बता रखी है रेसिपी कैसे बनती है, बहुत टेस्टी होता है, वो आप खाएं। पका कर खाया हुआ, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी, जैसे अक्सर पाइनएप्पल खाने से मुंह कटने लगता है, या फिर अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो फिर स्मूदी बना कर लें, मगर चिया सीड नहीं डालने हैं उसमें। और पाइनएप्पल अच्छे से राइप होना चाहिए, तो किस तरह से आप उसे राइप करें घर पर ही और कैसे उसको खाना है, वो पाइनएप्पल की वीडियो में देखें आप।
अलावा कच्चा पपीता, तो कच्चा पपीता जो है वो आप या तो अपने प्रोटीन जो भी बना रहे हो, हाई प्रोटीन या दाल वगैरह जो भी बना रहे हो, उसमें आप पकते टाइम एक टुकड़ा डाल सकते हो खाने में। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी सैलड में थोड़ा सा ले सकते हो। वैसे मैंने फर्मेंटेड पपाया करके वीडियो दे रखी है, तो थोड़ा सा चाहो तो सिरका ज़रा सा डाल के उसमें वैसे भी खा सकते हो। और अगर सिरका नहीं डालना चाहते हो, या फिर कभी कभी काफ़ी, मैंने आपको पीछे बताया है कि फर्मेंटेड फूड खाने से भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप सिरका नहीं डालें उसमें, आप सादा ऐसे ही चटनी बनाएं और थोड़ा सा खाने के साथ उसको खा लें। किस तरीके से खाना है पपाया, वो फर्मेंटेड पपाया करके मैंने वीडियो दे रखी है, उसमें देखें आप फिर अपनी सैलेड में थोड़ा सा डाल सकते हैं। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ही आपको खाना है, थोड़ा सा आप कैसे भी खा सकते हैं उसे। के अलावा आप अपने खाने में सुपारी का टुकड़ा डाल सकते हैं। सुपारी जो होती है उसे हम लोग छाली भी बोलते हैं, पान में जो पड़ती है, गोल सा होता है पान में, तो वो डालना है। बीटल नट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो 1 किलो गोश्त में हाफ सुपारी जो पान में डालते हैं वो डालनी है आपको। या तो आप जो भी प्रोटीन बना रहे हैं उसमें डाल दें ये सुपारी का टुकड़ा, या फिर अपनी चाय या फिर कहवा जो बना रहे हैं उसमें भी छोटा सा टुकड़ा आप डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ही प्रोटीन की प्रॉब्लम है। और या फिर चबा के भी थोड़ी सी खा सकते हो। के अलावा पान का पत्ता भी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आप 1 या 2 पान के पत्ते अपने ग्रीन जूस में या सैलड में या वैसे ही चबा के खा सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब भी हम पान खाते हैं या फिर पाइनएप्पल खाते हैं तो ज़बान कटने लगती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो ज़बान भी क्योंकि प्रोटीन की बनी हुई है, जितने भी मसल्स होते हैं सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। एक्चुअली हड्डियाँ भी प्रोटीन की ही बनी होती हैं। तो इनके एंजाइम्स जो हैं, प्रोटीन के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को तोड़ने लगते हैं। तो कोशिश करें, अगर ऐसा होता है अक्सर पाइनएप्पल से तो होता ही है कि ज़बान कटने लगती है अगर खाओ, और कभी कभी पान से होता भी है ऐसा और कभी कभी नहीं भी होता है। तो क्योंकि ज़बान कटने लगती है तो जूस फॉर्म में लें इन चीज़ों को, या तो या फिर पका कर लें। पान की टी भी बना सकते हैं, या ग्रीन जूस में और चीज़ों के साथ और चीज़ें जो हैं वो कम करके 2 पत्ते पान के डाल सकते हैं। बड़ा पत्ता हो तो एक ही काफ़ी है, छोटे हों तो 2 पत्ते आराम से खा सकते हैं आप दिन भर में। अच्छा, खाना पकाते टाइम प्रोटीन वाले खाने जैसे गोश्त या दाल में पकते टाइम भी डाल सकते हैं। जैसे जो भी आप गोश्त बना रहे हो या दाल बना रहे हो, तो इसमें से मैंने जो भी आपको पीछे चीज़ें बताई हैं प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाली, वो सब डाल सकते हैं। मतलब सारी एक साथ नहीं, उनमें से कोई भी एक चीज़। के अलावा दाल अगर पका रहे हैं तो दाल में थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर क्रिस्टल बन रहा है, जैसे कैटरैक्ट, मतलब जो आँख में मोतिया होने लगता है ना वाइट कलर का, वो भी एक क्रिस्टल ही होता है, या जिसे कि मोतियाबिंद भी बोलते हैं। आपको अगर यूरिक एसिड है या फिर गाउट है या फिर इसी किस्म की कोई एसिड वाली प्रॉब्लम है या फिर अर्थराइटिस है, इन सब प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाता है। एसिड मींस अमीनो एसिड जो होते हैं, प्रोटीन अनडाइजेस्ट, जब डाइजेस्ट नहीं होता है प्रोटीन, तो फिर जो उसके अमीनो एसिड होते हैं वो इधर उधर जमने लगते हैं बॉडी में। तो जहाँ भी जमते हैं तो वो क्रिस्टल का या फिर पथरी की फॉर्म भी ले सकते हैं। अगर आपके गाल ब्लैडर में या फिर किडनी में पथरी है तो उसमें भी अमीनो एसिड होते हैं, और चीज़ें भी होती हैं फैट वगैरह, लेकिन अमीनो एसिड भी होता है। अमीनो एसिड भी जमकर पत्थर का एक फॉर्म ले लेता है। या फिर आपके सिस्ट है या फिर फाइब्रॉइड्स या फिर सिस्ट गांठें जो हो जाती हैं कहीं कहीं पर, तो वो भी यही होता है, अमीनो एसिड जो होता है उसी की बन जाती हैं गांठें। अगर इस किस्म की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर और चीज़ें जो पीछे मैंने बताई हैं एहतियात रखने को, उनके साथ साथ खाने में ये जो मैंने आपको खाने में प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें बताई हैं,
इनमें से 2 या 3 चीज़ें ज़रूर आप ऐड करें। और जो मैंने ग्रीन जूस बताया है वो भी आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक तो उसमें पोटेशियम है भरपूर, और फिर उसमें भी थोड़े बहुत ऐसे केमिकल्स, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और क्रिस्टल को तोड़ने में हेल्प करती हैं। तो ज़्यादा नहीं लेना है, बस वही 2 से 250 ml आप ले सकते हो उसको, जूस को। अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर आप जल्दी ये सभी चीज़ें क्रिस्टल तोड़ने में हेल्प करेंगी और आप जल्दी से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। तो इन 2-3 चीज़ों को रोज़, इनमें से ये जो मैंने डाइजेस्ट करने वाली प्रोटीन की चीज़ें बताई हैं, इनमें से 2-3 चीज़ें रोज़ाना आपके खाने में शामिल होनी चाहिए। अगर इस तरह की आपको ये जो मैंने बताई हैं पथरी या फिर सिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो फिर ये आपको करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं भी है आपको, कहीं कोई सिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप ठीक है, तब भी कोशिश करें कम से कम एक तरह की चीज़ खाने में ले सकते हैं इनमें से। जैसे पाइनएप्पल के सीज़न में पाइनएप्पल का मुरब्बा बना के खा सकते हैं, या फिर उसकी स्मूदी भी ले सकते हैं सुबह के टाइम, मगर मुरब्बा ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है और बच्चे भी खा लेते हैं इजीली। अगर वो नहीं है सीज़न, उसमें नहीं है सीज़न में, तो फिर आप थोड़ा सा कच्चा पपीता या पान का पत्ता खाने में, या फिर कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी सुपारी खाने में आप अपने डाल सकते हैं। इस तरह से आप जो भी प्रोटीन खाओगे वो डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। पीछे मैंने बताया भी है कि खट्टा जो है, खट्टा खाने से भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो नींबू पानी जो है, ख़ास तौर से नींबू पानी लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो नींबू पानी बहुत बुरी तरीके से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को आपके बिगाड़ता है, तो वो नहीं पीना है। थोड़ा सा नींबू और किसी चीज़ में डाल के ले सकते हो, जैसे ग्रीन टी में जैसे मैंने बताया है उस तरीके से, या फिर ग्रीन जूस में, क्योंकि अब ये दूसरी चीज़ों के साथ मिल गया है। या फिर दाल वगैरह आप खा रहे हो तो उसमें डाल सकते हो, या फिर प्याज और हरी मिर्च, प्याज की जो चटनी बनाते हैं उसमें डाल सकते हो, मतलब किसी चीज़ में डाल सकते हो, मगर सादा नींबू का पानी आप मत पियो। उसके अलावा ये जो फर्मेंटेड फूड हैं, अचार हो गया, दही, केफिर, ये भी खट्टे भी होते हैं और इनमें जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है वो भी आपको नुकसान करता है कई बार, तो इन सब चीज़ों से भी आप दूर रहें। उम्मीद है ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो मैं दूसरी वीडियो से पहले डाल रही हूँ, इसलिए बनाई है इस पहले मैंने, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओगे नहीं तो इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे ही रहोगे, और आपका मोटापा भी कम नहीं हो सकता। जब तक आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओगे नहीं, आपका मोटापा भी कम नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो, दुबले पतले दिखते हो, चाहते हो हमारी बॉडी पे थोड़ा सा मांस आ जाए, मसल्स आ जाएं, तो उसके लिए भी आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो ख़ास तौर से लड़कों के लिए, लड़के जिम जाते हैं, तो जिम में जा रहे हो तो आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होगा, क्योंकि किडनी ठीक करने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी होती है। मगर किडनी को प्रोटीन डाइट जितनी ज़रूरी होती है उतना ही किडनी की प्रॉब्लम में प्रोटीन जो होता है मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। इसी वजह से किडनी में आप डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपका क्रेटिनाइन बढ़ने की वजह से ये जो होता है प्रोटीन बंद कर देते हैं, जबकि प्रोटीन खाकर ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। क्योंकि प्रोटीन आप बंद करोगे तो फिर आप काहे पे जाओगे, कार्बोहाइड्रेट पे जाओगे, और वो आपको शुगर बढ़ाएगा, और शुगर जब तक कम नहीं होगी तब तक आपकी किडनी जो है वो ठीक हो नहीं सकती। तो किडनी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़हर हैं, एक शुगर और दूसरी बहुत ज़्यादा पानी। तो आपको ये दोनों चीज़ें रोकना होंगी। किडनी वाले पानी भी एक टाइम में 50 ml से ज़्यादा ना लें, और 40 या 50 ml ही लें एक टाइम में, और वो भी घूंट घूंट करके, 2-3 घूंट होते हैं 50 ml में, ज़्यादा नहीं होते हैं।
और आप एक कप ले सकते हो उसके नापने के लिए। और ये भी नहीं करना है कि बहुत जल्दी जल्दी, हाफ आवर के बाद आपको फिर से आप पी सकते हो। ऐसा नहीं करो कि बहुत जल्दी जल्दी पियो, हाफ आवर के बाद फिर 50 ml या 40 ml ले सकते हो। इस तरह से ले सकते हो पानी। एकदम से बहुत सारा अगर पानी पियोगे आप किडनी में, तो आपकी किडनी पे ज़ोर पड़ेगा और किडनी आपकी ठीक तो नहीं होगी और ख़राब ही होगी। और उसके अलावा अगर आप शुगर वाला फूड खाओगे, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी बहुत एहतियात से खाओ। अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो कोशिश करो फ्रूट्स वगैरह मत ही खाओ जब तक आपकी किडनी ठीक नहीं हो जाती है, क्योंकि शुगर को रोकना बहुत ज़रूरी होता है किडनी ठीक करने के लिए। तो किडनी ठीक करने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसुलिन कंट्रोल में रहे। बट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि किडनी वालों को प्रोटीन डाइजेशन जो होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो वो जो भी प्रोटीन खाएं, तो या तो खाने के साथ ये जो मैंने पीछे चीज़ें बताई हैं उनमें से कुछ ले लें, या फिर खाना पका रहे हैं तो इनमें से कोई चीज़ उसमें डाल दें, जैसे सुपारी डाल दी या फिर कच्चा पपीता डाल दिया, या फिर पान का पत्ता अगर है तो वो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, साथ में खा सकते हो। और फिर पाइनएप्पल जो है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किडनी की प्रॉब्लम में। जो ग्रीन जूस मैंने बताया है वो भी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो उसमें लाइव एंजाइम्स हैं और दूसरा पोटेशियम से भरपूर है। और उसमें जो चीज़ें हैं वो आपके प्रोटीन के क्रिस्टल को या सिस्ट या पथरी को तोड़ने में बहुत मदद करेंगी। बट उसमें बेरीज नहीं डालनी है, थोड़ा सा लेमन। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको अपनी गट पे ध्यान देना होगा कि गट आपकी मजबूत हो, कि उसमें प्रॉपर एसिड बन सके, जिससे कि आपका प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें रोकनी होंगी, जो चीज़ें गट को ख़राब करती हैं, कमज़ोर करती हैं, वो है शुगर, वीट, मिल्क और एक बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पीना। तो ये आपको रोकना पड़ेगा। और जो करना है उसके लिए आपको गट मजबूत बनाने में जो चीज़ें हेल्प करेंगी वो हैं, नंबर एक तो शुगर आपको रोकनी पड़ेगी। उसके शुगर में वीट और ये भी आता है राइस। उसके अलावा फास्टिंग आपकी बहुत हेल्प करती है आपकी गट को मजबूत करने में, क्योंकि नए टिश्यूज़ बनने लगते हैं। और खाने में आपका बोन ब्रॉथ जो है वो बहुत हेल्प करेगा आपकी गट को मजबूत बनाने में। तो थोड़ा सा बोन ब्रॉथ रोज़ाना आपके खाने में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उसके अलावा एनिमल फैट खाने में आप इस्तेमाल करोगे तो वो भी आपकी गट को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके उल्टा जो वेजिटेबल वाला ऑयल होता है वो गट को ख़राब करता है, आपकी कमज़ोर करता है। और इसके अलावा पानी जो है वो एक बार में बहुत ढेर सा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा सा पीना है। कोशिश करें 50 to 50 ही, मतलब 2-3 घूंट ही एक बार में पिए। उसके बाद आधा घंटा रुक जाओ फिर पी लो। ज़्यादा पानी एकदम से बहुत सा नहीं पीना है।